अस्सलाम अलैकुम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तो मैं वक्त पर आपको एपिसोड नहीं दे पा रही, लेकिन मेरी मसरूफियत बढ़ती ही जा रही है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कुछ बीमार भी बहुत रहे तो चिड़चिड़े हुए। बेटी तो गोद से नहीं निकलती और न ठीक से कुछ खाती पीती, तो पूरा दिन मैं उनके पीछे रहती और मेरी पूरी कोशिश होती कि उनके जागते से पहले पहले सब काम निपटा लो। तो काम निपटाती मेरे लिखने का टाइम ख़त्म हो जाता। बहुत मुश्किल हो रही मेरे लिए, तो अब सबको इतना इंतज़ार करवाना पड़ता, मगर बच्चे फैमिली सबसे पहले तो निभा रहे अपनी ड्यूटी। और जलबाब नावल की एपिसोड कल अपलोड करूंगी, क्योंकि इडियट करने वाली मोहतरमा अपनी नानों के घर गई तो बस आती तो इडियट करते ही अपलोड हो जाएगी। खैर, अब बना किसी इंतज़ार के चलते आज की एपिसोड की जानिब आबरू। किस्त नंबर 5, उम्मीमान फातिमा। पता नहीं समझते क्या है खुद को, वो तब कर बोलती धप से सोफे पे बैठकर सलमा को काल मिलाने लगी। हेलो। दूसरी तरफ से सलमा की आवाज़ सुनकर आस की आंखों में आंसुओं का गोला सा बनने लगा। हमारी एनिवर्सरी है, कल आओगी बच्चे? सलमा ने पूछा। जी मम्मा, मैं हुमायूं से पूछ कर बताऊंगी। मेरा आप सबसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है, वो आहिस्ता से बोली। तो आ जाओ ना, मैं खुद उदास हो गई हूँ। और जब से फरी ने बताया कि तुम किस तरह के घर में रह रही, इस दिन से बेचैन हुई। मैंने तुम्हारे बाबा से बात करने की कोशिश की, मगर वो सुनने के लिए रेडी नहीं, यहाँ तक कह दिया कि तुमसे मिलने नहीं जाना। सलमा बोलते बोलते रो पड़ी। वो लब कुचलते हुए अपने आंसू जब्त करने लगी। मम्मा, मैं फिर बात करूंगी, मुझे ज़रा काम है, वो हुमायूं को वॉशरूम से निकलते देख कर बोली। और फिर काल काट कर बाहर निकलने ही थी कि हुमायूं ने इसे आवाज़ देकर रोका। मामू का फ़ोन आया, उन्होंने कहा था कि तुम्हें बुखारी विला छोड़ दूं तो रेडी हो जाओ जल्दी से। तुम्हें बुखारी विला छोड़ने के बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, हुमायूं ने टावल से बाल रगड़ते हुए कहा। तो इसने बेयकीनी से इसे देखा। क्या सच में? इसने पास आकर बेचैनी से पूछा। मैं ना कभी मजाक करता हूँ ना झूठ बोलता हूँ। 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में तुम ना आई तो मैंने अपने काम से चले जाना, तो फिर जैसे मर्जी तुम जाना, वो संजीदगी से बोला। 10 मिनट की बात कर रहे, मुझे 10 सेकंड भी नहीं चाहिए, छोड़ आए अभी, वो जल्दी से ग्लासेस लगाते हुए बोली। ओके आ जाओ, हुमायूं ने कहा और बाहर निकल गया। वो सुबह सुबह उठकर अपने मामूल के मुताबिक सब निपटा कर घर आया तो एकदम जैसे घर खाली खाली सा महसूस हुआ। इसने सर झटक कर कुछ देर सोने का इरादा किया और कमरे में जाकर लेट गया। नाश्ता करने के बाद वो उठा और नाश्ता बनाने के लिए वो किचन की तरफ बढ़ ही रहा था कि इसका मोबाइल रंग करने लगा। इसने जेब में से मोबाइल निकाल कर देखा तो राबिया का कॉल आ रहा था। हेलो, इसने मोबाइल कान को लगाते हुए कहा। अभी नाश्ता नहीं किया तो फौरन बुखारी विला आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, राबिया ने इसकी आवाज़ सुनते ही फौरन कहा। तो इसने लब भींचकर अपना माथा मसला और फिर न चाहते हुए भी इसने आने की हामी भर ली। फ्रेश होने के बाद वो जब बुखारी विला पहुंचा तो सैयद सलामत बुखारी लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसने जाकर सलाम किया तो उन्होंने अखबार को साइड पे रखते हुए सलाम का जवाब देकर उसे बैठने को कहा। मैं मामा से मिल लूं, उन्होंने मुझे नाश्ते पे बुलाया था, तो बस नाश्ता करके मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना है, इसने जल्दी से कहा। सीधी तरह कहो कि तुम मेरे पास बैठना नहीं चाहते हो, तुम्हें शायद डर है कि मैं तुमसे कोई डिमांड ना कर दूं अपनी बेटी को लेकर, सैयद सलामत बुखारी ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। ऐसा कुछ नहीं है मामू जान, अब जानते तो हैं मेरा काम ही ऐसा है।
हाँ बिल्कुल, इतना तो मुश्किल और नेक काम करते हो तुम, वो भी गोंडे मवालियों वाला। तो बस इसी में बिजी रहता है ये, और करे भी क्या, क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं घूम फिर कर किसी ना किसी को ब्लैकमेल करके पैसा नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या। फरहीन ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे मामलात से दूर रहा करो। वो अपने हाथ की मुट्ठी को भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सर्द लहजे में बोला, तुम दूसरों के मामले में जितनी मर्जी दखल अंदाजी करते रहो और कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे तो वो बुरा। फरहीन ने तल्ख लहजे में कहा। फरहीन चुप रहो तुम, सैयद सलामत बुखारी ने नागवारी से उसे टोक। अब जानते भी हैं बाबा जान ने उसने किया है। उसने विरदा की जाप करने पे पाबंदी लगा दी है। वो एक डॉक्टर है, इसका ख्वाब था कि वो बेस्ट डॉक्टर बने, मगर इस तंग नज़र इंसान ने इस पर पाबंदी लगाकर उसके सारे ख्वाबों को छीन लिया। फरहीन ने तल्ख लहजे में कहा, विरदा मेरी बीवी है और मुझे इसे किस तरह रखना चाहिए किस तरह नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे और मेरी बीवी के मामलात से दूर रहा करो। मैं ऐसा ही हूँ, ये बात मामू जान जानते थे, फिर भी उन्होंने विरदा को मेरे साथ ब्याहने का फैसला किया। अलिफ, अब कोई यहाँ का फर्द इस पे किसी किस्म का भी हक नहीं रखता। हुमायूं ने इंतहाई कड़वे अंदाज में कहा, देख रहे हैं बाबा ये किस तरह बात कर रहा है। मैं अब से कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है, अब विरदा का डिवोर्स करवा कर इस जंगली इंसान से जान छुड़वाएं इसकी। ये शख्स उसके साथ कभी भी मुखलिस नहीं रह सकता और न ही इसको प्यार मोहब्बत दे सकता है, इसका तो काम ही सिर्फ नफरतें फैलाना है। फरहीन ने तनफ्फुर भरे अंदाज में कहा, अपने कमरे में जाओ फरहीन, और हुमायूं है बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें कोई हक नहीं है उनके मामलात में दखल अंदाजी देने का। सैयद सलामत बुखारी ने सपाट लहजे में कहा तो फरहीन ने बेयकीनी से उन्हें देखा। ये आप कह रहे हैं बाबा जानी, विरदा में और मुझ में आपकी जान बसती है और आप इस शख्स के ब्लैकमेल करने से सिर्फ और सिर्फ अपनी खानदानी शान व शौकत को बचाना चाहते हैं। फरहीन ने गुस्से से कहा, मुझे इस पे मजीद कोई बात नहीं करनी। नाश्ते का टाइम हो चुका है, नाश्ता कीजिए और उसके बाद रात के फंक्शन के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह मंगवाए मैंने राबिया से कहकर, तो वो नाश्ता करने के बाद देख लीजिएगा। सैयद सलामत बुखारी ने संजीदगी से कहा और डाइनिंग हॉल की जानिब पड़ गए, और हुमायूं तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखता हुआ इसके सामने आया जो कि शाकिर सी खड़ी थी। तुम जितने मर्जी पैंतरे आजमा लो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती मिसेस फरहीन जिब्रान। एक मुहावरा सुना ही होगा तुमने कि 100 सुनार की और एक लोहार की, ये इस वक्त तुम पे बिल्कुल फुट आ रहा है। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मगर मामू जान अब वही करेंगे जो मैं चाहूँगा। वो तिंजा लहजे में बोला, और फिर बना उसका जवाब सुने वो तेजी से डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद वो और सलामत बुखारी लाउंज में आकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर के बाद बारी बारी सब लाउंज में जमा हो गए और राबिया ने जो रात के फंक्शन के लिए ड्रेसेस लिए थे वो मुलाजमा से कहकर लाउंज में ही मंगवा लिए। सबको ड्रेसेस देने के बाद राबिया ने दूसरी साइड पे अलग ही पड़े शॉपिंग बैग को निकाला और उसको विरदा की तरफ बढ़ाया। विरदा ने खोला तो वो एक ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी थी जिसके सिर्फ गिले पे सिल्वर पिंक कलर का काम हुआ था और साथ सिल्वर पिंक शेड का दुपट्टा था। वाह फूफो, ये तो बहुत ही प्यारा है, ये मुझे दे दो विरदा, और तुम मेरे वाली ये साड़ी ले लो। वैसे भी तुम पे ये मैक्सी सूट नहीं करेगी, मुझ पे ज्यादा अच्छी लगेगी। फरहीन ने विरदा के हाथ से झपकने से अंदाज में खींचते हुए कहा। हाँ ठीक है ले लो, विरदा ने हमेशा की तरह बना किसी बहस के कहा तो हुमायूं ने बेचैनी से पहलू बदला। विरदा को जो मैंने ड्रेस दिया है विरदा वही पहनेगी, क्योंकि हुमायूं को साड़ी पसंद नहीं है।
तुम्हारे लिए भी मैंने तुम्हारी पसंद के मुताबिक साड़ी ली है, क्योंकि तुम हमेशा फंक्शंस वगैरह में साड़ी ही पहनती हो, मगर विरदा मैक्सी वगैरह शलवार कमीज ही पहनती है, और यही चीज़ हुमायूं को पसंद है। बाकी अगर तुम्हें ये मैक्सी इतनी ही पसंद है तो अभी जाकर जिब्रान के साथ वापस करके ये मैक्सी ले आओ। राबिया ने भी तकरीबन इसके हाथ से वो मैक्सी खींचते हुए कहा। बहुत दिनों से देख रही हूँ फूफो, आपका का रवैया ठीक नहीं है मेरे साथ। आप मुझ में और विरदा में बहुत फर्क कर रही हैं, जबकि हम दोनों का रिश्ता अब दोनों के साथ एक सा ही है। फरहीन ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए कहा। ये क्या बदतमीजी है फरहीन, किस तरह बात कर रही हो तुम राबिया से? सैयद सलामत बुखारी ने इंतहाई गुस्से से कहा। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा बाबा जान, ये मुझ में और विरदा में फर्क कर रही हैं। मुझसे तो ये ठीक तरह से बात भी नहीं करती, मगर विरदा के साथ इस कदर मोहब्बत से पेश आती हैं जैसे ये उनकी अपनी बेटी हो, और मुझसे इस तरह बात करती हैं जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। फरहीन हुनूस अपने गौसीले अंदाज में बोली। मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी फर्क नहीं किया, और ये अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारे दिमाग में फतूर है। जैसे मेरे लिए विरदा है वैसी ही तुम हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से सबको दिख रही है कि तुम्हें और विरदा में किस कदर फर्क है। तुम हमेशा ही से अगर विरदा की कोई चीज़ लाई जाती थी तो इसमें से नक्स निकाल कर खुद ले लेती थी, और विरदा हमेशा की तरह बगैर किसी बहस की वो चीज़ तुम्हें थमा देती थी। वक्त के साथ साथ तुमने विरदा को इस कदर खुद से लापरवाह किया कि इसके कपड़े, जूते, बैग सब तुम डिसाइड करने लगी। अब इसकी शादी हो चुकी है तो उसे अब खुद सब डिसाइड करने दो। राबिया ने संजीदगी से कहा। फरहीन की पिल मुतगैर होते चेहरे को देखकर हुमायूं के दिल पे जैसे ठंडी मीठी सी फुहार पड़ने लगी। इसके ड्रेस वगैरह में ही आज तक लेकर आती रही हूँ, क्योंकि उसे शॉपिंग करने का ढंग ही नहीं है। मैं छोड़ देती हूँ इसको इसके हाल पर। आज से विरदा तुम अपनी शॉपिंग खुद करोगी, फरहीन ने कहा, और फिर गुस्से से उठकर लाउंज से निकल गए। फूफो, मेरे पास पहले ही बहुत सारे ड्रेसेस पड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप ये फरी को दे दे। वैसे भी आपको तो पता ही है कि मैं इस तरह की हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती, मुझ पे सूट भी नहीं करते ना ये सब, विरदा ने जल्दी से कहा। ये मैंने तुम्हारी पसंद का बनवाया है और बिल्कुल भी हैवी नहीं है। हुमायूं को बहुत पसंद आया था ये ड्रेस, राबिया ने कहा। तो विरदा ने चौंक कर हुमायूं को देखा तो वो गुड़बड़ा कर निगाहें फेर गया। अच्छा, ये सब समीटू और जाकर अपना सब कुछ रेडी करो, फिर सास बहू पार्लर पे जाती हैं, राबिया ने मुस्कुराकर कहा। तो वो सर इस बात में हिलाती सब समेटने लगी। फोन बजने पे इसने कॉल उठाई तो दूसरी जानिब की बात सुनते ही इसका रंग मुतगैर हो गया। ओके मामो जान, मैं चलता हूँ अब, हुमायूं ने उठकर खड़े होते हुए कहा, और फिर तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। सफदर हुसैन आंधी तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाता एक अस्पताल के सामने पहुंचा और तकरीबन भागता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। आईसीयू के सामने हुसैन अली को बैठा देखकर उसकी आंखें भीगने लगी। बाबा, उसने पास जाकर पुकारा तो उन्होंने तड़प कर सर उठाया। सफदर, मम, मेरा रूह हिल जा रहा है, मेरी मारिया की तरह ये भी चला गया तो जी नहीं पाऊंगा, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, बाबा इसके गिले लगते हुए बोला। सब ठीक हो जाएगा बाबा, उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा, और फिर तेजी से आईसीयू के दरवाजे के पास जाकर उसके सुराख से अंदर झांका तो सामने अपने दोस्त नुमा भाई को देखकर जैसे इसकी जान निकलने लगी। वो उल्टे पांव मोता हुसैन अली के पास आकर सर झुकाकर बैठ गया। उसकी सांसें जैसे सीने में अटक सी रही थी। काफी देर के बाद डॉक्टर बाहर निकला तो वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा।
डॉक्टर कैसा है मेरा रोहेल? इसने बेचैनी से पूछा। वो बिल्कुल ठीक है और खुशखबरी है आपके लिए कि वो 2 बरस के बाद कोमा से बाहर आ चुके हैं। डॉक्टर की बात पे इसे महसूस हुआ जैसे इसके दिल के जख्म पे मरहम लगा था। बाबा आपने सुना कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे रोहेल को 2 साल के बाद होश आ गया। अल्लाह पाक ने इसे नई जिंदगी बख्श दी। वो पुरजोश अंदाज में बोला तो हुसैन अली इस बार खुशी के मारे ज़ारो कतार रो दिए। अब तेई मैं शुक्राने के नवाफिल अदा कर लूं? सफदर हुसैन ने कहा और फिर अस्पताल के अंदर ही बनी मस्जिद की जानिब बढ़ गया। नवाफिल अदा करके वो रोहेल से मिलने आया तो रोहेलिस देखते सर पटख पटख कर रोने लगा। चुप हो जाओ रोहेल, तुम्हारा तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं है, सफदर ने उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए कहा। मारी के कातिलों को छोड़िएगा, मत बरू, मत छोड़ना उन्हें। वो इसका हाथ थाम कर बामुश्किल बोला तो सफदर की आंखें भी भीगने लगी। शशश बस अब चुप हो जाओ और मारिया के कातलों का अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। सफदर ने इसे गिले लगाकर चुप करवाने लगा। इसे सुलाने के बाद वो आहिस्ता से उठकर बाहर निकला और कुछ देर में वो गाड़ी दौड़ाता माजी की यादों में खो रहा था। बरू देखिए ना, रोहेल भैया तंग कर रहे हैं। मारिया उसके पास आकर धप से बैठते हुए बोली। क्या कह रहा है मेरी गुड़िया को? वो लैपटॉप से सर उठाए बगैर बोला। कह रहा कि मुझे लंडे बाजार से लिया था, वो गुस्से से बोली। वो है अच्छा, वो हुनूज इसी अंदाज में बोला। ठीक से क्यों नहीं सुनते मेरी बात? वो तप कर बोली। मैं सुन रहा हूँ गुड़िया, वो तुम्हें तंग कर रहा है, बस तुम इग्नोर करो, वो खुद ही चुप हो जाएगा। वो लैपटॉप पे तेजी से उंगलियां चलाते हुए बोला। मैं फिर भी बाज नहीं आऊंगा। वैसे आपको नहीं लगता कि ये लंडे बाजार से लाई गई है? इतनी वाइट रंगत जैसे मैदा हो और ऊपर से बिल्लो आंखें, बाहर से इंपोर्ट हैकर आई है, कन्फर्म है। रोहेल ने इसके बराबर बैठते हुए कहा। बहुत ही फजूल इंसान हो अब डांटे ना उसे बरू, वो झुलाकर बोली। नहीं, वो क्यों डांटेगे? मैं लंडे से इंपोर्ट हैकर थोड़ी आया हूँ, रोहेल हुनूज छेड़ते हुए बोला। ठीक है बस अब मैंने अब दोनों से बात ही नहीं करनी, वो मुंह फैलाकर बोली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जान छूटी, रोहेल ने शरारती अंदाज में कहा। जिस दिन मैं आपको छोड़कर चली गई ना, इस दिन रुआगे, वो पीर पटख कर बोलती वापस पलट गई। देखा नाराज हो गई ना, क्यों तंग करते हो इसे? वो लताड़ते हुए बोला। अरे बरू, इसे तंग ना करूं तो मेरा दिन नहीं गुजरता, वो मुस्कुराकर बोला तो सफदर ने तासुफ से इसे देखा। चलो उठो, अब जाकर मनाते हैं। वो लैपटॉप बंद करते हुए बोला। फिर वो इसके पास आए तो वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। गुड़िया सॉरी ना, वो पास बैठते हुए बोला। अब क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप? पहले तो आपको लैपटॉप से फुर्सत ही नहीं होती, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ना, और ये छोटे वाले रोज तंग करते मुझे, वो सूसू करते हुए बोली। गलत कब बोलता हूँ? सच में ऐसा ही है, बाबा से पूछ लो जाकर। बयान आलिफ, वो झुलाकर बोली। शट अप रोहेल, अब तुमने एक बार फिर से मेरी गुड़िया को तंग किया ना तो मैं जूता उठा लूंगा और सर पे मार मार कर तुम्हें गंजा कर दूंगा, सफदर ने इसे डिपकती हुए कहा तो रोहेल सर पे हाथ फेर कर रह गया और मारिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। वैसे बरू थैंक गॉड कि ये फसादी किस्म की बहनें शादी करके यहाँ से दफ हो जाती है, वरना सारी जिंदगी ये तो हमारी ही बैन बजाती तो हम तो पागल खाने पहुँच जाते। रोहेल की जबान में फिर से खुजली हुई तो सफदर ने इसे घर का
जिस दिन मैं आपको छोड़कर गई ना तो सबसे ज्यादा आप भी रोएंगे, वो तब कर बोली। खुशफहमी है तुम्हारी लंडे बाजार की अंग्रेजनी। रोहेल ने छेड़ा तो मारिया उसे किशनत से मारने लगी और वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। सामने से आते ट्रक से इसने खुद को बचाते हुए गाड़ी को एकदम घुमाया तो वो कच्चे रास्ते पे मुड़ गई। सफदर ने जल्दी से ब्रेक लगाया और माजी से हाल में वापस आते इसने गहरा सांस भरते सीट की बैक से टेक लगा ली। टाइगर, तुम्हारे अंदर जहर ही जहर भर दूंगा मैं। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी और बदतरीन मौत दूंगा। वो दिल ही दिल में बोला और फिर गाड़ी को मोड़ने लगा। उसने तैयार हैकर अपना जायजा लिया तो वो जैसे खुद को देखती रह गई। सफेद रंगत पे ब्लैक मैक्सी बहुत जच रही थी और खुले बाल पुश्त पे फैले थे। वो अपनी ग्लासेस साफ करके लगाती बाहर निकली तो लान में बहुत सारे मेहमान जमा हो चुके थे। बाबा केक काटे बहुत टाइम हो गया है, उसने पास जाकर कहा। नहीं, अभी हुमायूं नहीं आया, सैयद सलामत बुखारी ने कहा। आप इस शख्स का क्यों इंतजार कर रहे हैं बाबा जानी? वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, पहले भी तो इसके बगैर सब कुछ होता था ना, फरहीन ने तल्ख लहजे में कहा। जैसे जिब्रान मेरा दामाद है वैसे ही वो भी मेरा दामाद है, मेरी दूसरी बेटी का शौहर है, वो तो इस नाते इसका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, सैयद सलामत बुखारी ने सर्द लहजे में कहा। आप उसे और जिब्रान को कंपेयर कैसे कर सकते हैं बाबा जानी? इसमें और जिब्रान में बहुत फ़र्क है, वो एक नंबर का आवारा है। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें अगर हमसे ज़रा भी मोहब्बत है तो चुपचाप जाकर एक साइड पे बैठ जाओ और फिर इस पार्टी से चली जाओ। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, सैयद सलामत बुखारी ने दबे दबे अंदाज में चीखते हुए कहा तो फरहीन ने बेयकीनी से उन्हें देखा और वो खुद शशतर सी खड़ी उन्हें देख रही थी। बाबा जानी, छोड़ी ना ये सब गुस्सा करना, फरी ठीक कह रही है, आपको उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नहीं आएंगे वो आहिस्ता से बोली। मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ज़रूर आएगा, उसने मुझसे कहा था सुबह कि वो आएगा तो वो ज़रूर आएगा। सैयद सलामत बुखारी के पुरयकीन अंदाज पे वो लब भींचकर चुप रह गई, मगर साथ इसे शर्मिंदगी सी भी महसूस हुई कि इसके बाबा जान न जाने इस शख्स से कौन सी उम्मीदें लगाए बैठे थे। इसे यकीन था कि हुमायूं का इंतज़ार बेकार है, वो कभी नहीं आएगा। वो अफसरदा सी आकर एक टेबल के पास आकर कुर्सी घसीटती बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद गेट से अंदर दाखिल होते हुमायूं को देखकर वो थम सी गई। वो वाइट कलर की शर्ट और बिलो जीन्स पहने रफ से हुलिये में अंदर दाखिल होता पूरी महफिल पे छासा गया था। वो जल्दी से उठकर खड़ी होती सैयद सलामत बुखारी के पास जाकर खड़ी हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी मामू जान, उसने पास आकर बके बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू बेटे, सैयद सलामत बुखारी ने खुशदिली से वेलकम करते हुए कहा। फिर केक कटने के बाद इसने खाना भी खाया और पार्टी रात देर तक वो सैयद सलामत बुखारी के पास बैठा न जाने कौन सी बातें कर रहा था, यहाँ तक कि सलामत बुखारी के एक बार कहने पे आज भी वो इसे बुखारी विला ही छोड़ गया था। इसके जाने के बाद वो चाय बनाकर फरहीन के रूम में आई और इसे लेकर छत पे आ गई। अभी तक गुस्सा हो, लेकिन यार मेरे साथ क्यों गुस्सा हो, मैंने तो नहीं कुछ कहा था। वो चुप चुप सी बैठी फरहीन को देखते हुए बोली। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि इस शख्स के लिए मुझे डांट दिया बाबा जानी ने? वो किस किस्म का इंसान तुम और बाकी सब अच्छे से जानते हैं, फरहीन ने गुस्से से कहा। वो शायद बहुत बदल चुके हैं फरी, वो आहिस्ता से बोली। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो बदल चुका है? वो शख्स अगर आज बाबा जानी की मानकर यहाँ आ गया तो इसके पीछे इसका मुफाद है,
बाबा जानी भी जो इससे इस कदर मोहब्बत से मिल रहे, मुझे लग रहा कि ज़रूर वो शख्स बाबा जानी को ये करने पे मजबूर कर रहा है। वो शख्स किसी की आबरू इज्जत का ख्याल कर ही नहीं सकता। फरहीन ने कहा, नहीं फरीद, वो बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हें पता, पिछले दिनों वहाँ मोहल्ले की एक लड़की को समझाया जो कि एक लड़के के पीछे लग गई थी। वो लड़की उनकी बात मान भी गई। वो बता रही थी कि हुमायूं ने कभी किसी लड़की को निगाह उठाकर नहीं देखा। पता है, मैंने उन्हें तहज्जुद में रोते हुए भी देखा। ये सब बातें साबित करती कि वो बदल चुके हैं। वो बोलती चली गई। ये सब बातें ये साबित नहीं करती कि वो सुधर गए, बल्कि ये साबित करती कि वो तुम्हारे गिर्द जाल बन रहा है। ये दिखावा है इसका। वो अच्छा बनकर तुम्हें पाना चाहता है। विरदा, तुम बहुत मासूम हो, तो मेरी बात मानो और इससे फासला बनाए रखो। बर्बाद कर देगा वो शख्स। तुम इस शख्स ने जो मेरे साथ किया भूल चुकी हो, मगर मैं कैसे भूलूं? मेरे दिल पे लगे जख्म ताज़ा हो जाते उसे देखकर, फरहीन ने कहा, और फिर फूट फूट कर रो दी। विरदा गुमसुम सी बस उसे देखे गई और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे गिले लगाकर चुप करवा सके। फिर वो आंसू साफ करती उठकर चली गई, मगर उसके अंदर जैसे खौफ सा भर गया था। रात पूरी बेचैन रही थी और अगला दिन भी वो एक पल सुकून न पा सकी थी। रात को हुमायूं के साथ बाइक पे बैठते इसने कंधे पे हाथ रखने की बजाय बाइक को ही किसके पकड़ा था। घर पहुंचकर उसके कदम मन भर भर के हो रहे थे। रात को सोने के लिए रूम में आई तो हुमायूं अपनी साइड पे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ था। वो अपनी साइड पे लेटते सोने की कोशिश करने लगी, मगर खौफ से जैसे हल्क में कांटे उग चुके थे। स्ट्रेस और 2 दिन की बेआराम से इसकी तबीयत रात खराब हो चुकी थी और कुछ देर के बाद इसका दिमाग जैसे तारीख वादियों में खोता चला गया।